यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, मैं मोहित शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं हमारे पहला जो फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा जून 2023 के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 2022 के अंदर जो एंटी नेट का एग्जाम हुआ था उसके आंसर की भी रिलीज हो गई है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम है वो हमारा होने वाला था वैसे तो दिसंबर में, दिसंबर 2022 में, लेकिन अब आपको मालूम है नवंबर आ गया है। अब नवंबर में अभी तक जो है रिजल्ट, पिछला रिजल्ट ही नहीं आया है, तो जो नेक्स्ट एग्जाम है वो दिसंबर में होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम जो अपना होने वाला है वो होगा 2023 जून के अंदर। तो आज जो है वो पहला लेक्चर है, दिस इज द एलिमेंट्री लेक्चर और द बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो देखने वाले हैं हमारा सिलेबस कि अपने एंटी नेट के अंदर जो कॉमर्स में जो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से जो है वो स्टार्ट करूंगा और आपको मैं बताऊंगा बेसिकली कि क्या स्ट्रेटजी आपको जो है वो मेंटेन करनी है। अभी अगर हम बात करते हैं देखिए पेपर के लिए, तो पेपर आपका जनरली अब चांसेस यही है कि अपना जून के अंदर होगा, जून 2023 के अंदर होगा, क्योंकि दिसंबर में तो अब चांसेस है नहीं और बीच में मुझे लगता नहीं कि पेपर होने वाला, कोई फेब या मार्च में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो पेपर जो है अब मोस्ट प्रोबेबली जो है वो अपना कब होने वाला है? जून में। और अगर पेपर जून के अंदर होगा तो हमारे पास में टोटल टाइम जो अवेलेबल है वो कितना है? अगर बात करते हैं 2022 का, तो 2022 में पूरा नवंबर पूरा दिसंबर पड़ा है, और 2023 की बात करें तो वहां पे 5 महीने, जैन फेब मार्च अप्रैल और मई, तो टोटल मिला के 7 मंथ हमारे पास में जो है वो अवेलेबल है। और इन 7 महीनों के अंदर हमको अपना पूरा का पूरा सिलेबस है कंप्लीट करना है, और जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है जेआरएफ का, वो अपने को अचीव करना है। ठीक है ना? तो आज का जो लेक्चर है, आज का ये जो वीडियो है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है पूरा रोड मैप जो है वो डिसाइड करने वाले हैं। पूरी स्ट्रेटजी जो है अपनी क्या रहने वाली है एग्जाम के लिए, वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि हम पढ़ाई शुरू कर देंगे आज की क्लास में, नहीं, लेकिन आज की वीडियो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आप सबके लिए। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम लोग वो सब कुछ डिस्कस कर लेंगे जो 7 महीने के अंदर अपने को करना है। ठीक है ना? तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत आपका। आई विश यू वेरी वेलकम कि जो अपना मिशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जेआरएफ का, हम दोनों मिलकर के जो उसको पूरा करेंगे। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं किसी भी तरीके से आपका जेआरएफ जो है वो दिलवाऊं, और आप भी अपना जो है मेहनत कीजिए ताकि आपका जेआरएफ आए, और उसके बाद आप पीएचडी करना है, पीएचडी या फिर कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए अगर आपको जाना है तो आप वहां पे जाएं, और कोई भी बिना किसी रुकावट के। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हमारा जो मेन एम रहने वाला है वो है जेआरएफ का। अपने को नेट से जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अपने को मेन जो अपने को चीज चाहिए, दैट इज द जेआरएफ। तो सभी बच्चे जो है वो आप यही अपना संकल्प लेके बैठे हैं आज की अपने को जो है क्या लेके आना है 2023 में? जेआरएफ लेके आना है। पहला तो ये हो गया, क्योंकि नेट की कोई खास वैल्यू नहीं है, आपको मैं फ्रेंकली बता रहा हूं। अगर आप बात करेंगे पीएचडी के लिए तो वहां पे भी नेट वालों की कोई खास वैल्यू नहीं है। ठीक है? तो जेआरएफ के बेस पे एडमिशन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर बात करेंगे लेक्चरशिप के लिए तो वहां पे भी जो है वो जेआरएफ वालों को जो है वो प्रायोरिटी मिलता है। तो जब हर जगह पे जो है जब डिमांड ही जेआरएफ का है, तो आप जो है आप ये देख लीजिएगा, अगर आपका नेट आ भी गया, मान लीजिए अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया, तो उतना एडवांटेज नहीं मिलेगा। हाँ, आप एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए हो, आप पहले मास्टर्स थे, आपने ओनली एमकॉम, एमबीए, व्हाटएवर जो भी आपने जिस भी फील्ड के अंदर आपने मास्टर डिग्री किया, लेकिन अब आपके पास में एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, जिसके बेस पर आप लोग कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके जो है वो टीच कर सकते हो। ठीक है, आपके पास में वो एक चीज तो आ गई है, बट द मेन थिंग कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू अगर मैं कंपेयर करता हूं जेआरएफ से, तो वो कंपैरेटिवली जो है वो कम है। तो ओनली नेट से जो है आप ये मत सोचिए कि अगर आपका नेट भी क्वालिफाई हो गया तो आप बहुत झंडे काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपने को जेआरएफ करना है, जेआरएफ करके अपने को पीएचडी में एनरोलमेंट करना है, देन उसके बाद में अपने को जो है वो रेगुलर जॉब चाहिए, और वो सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप ये 7 महीने डट के तैयारी करेंगे और ऑब्जेक्टिव एक ही रहे, जो ऑब्जेक्टिव को आपको बारी बारी जो है वो चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है ना? तो पहला तो ये है अपना जो मिशन है वो क्या है जेआरएफ का, जेआरएफ 2023 के लिए। दूसरा, अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग जो है अपने सिलेबस के बारे में और अपने पेपर के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, कि अगर हम बात करें हमारे पेपर का, तो जो अपना पेपर है वो है यूजीसी नेट का। ठीक है? और इसको कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए जो है वो पेपर कंडक्ट करवाती है, ध्यान देना, एनटीए पेपर कंडक्ट करवाती है, लेकिन मेन जो बॉडी है वो कौन है? यूजीसी। ओके, अब जो आपका पेपर होगा और उसके अंदर आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेस पे जो है तो 6% का क्राइटेरिया है। टोटल जितने भी कैंडिडेट अपीयर होंगे उनमें से 6% बच्चे जो है वो पास होंगे। उन 6% बच्चों को जो है वो मिलेगा नेट, और कुछ को मिलेगा क्या? जेआरएफ। अभी देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं पेपर का। तो एक आपका पेपर होगा, ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहेगा? 3 घंटे का। एक ही पेपर है, ड्यूरेशन जो है वो कितने घंटे का? 3 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब 180 मिनट जो है
180 मिनट जो है वो आपको यहां पे देखने को मिले, मतलब आपको मिलेंगे, और उन 180 मिनट में आपको जो है 150 क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी और नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, पहला। अब 150 जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे यहां पे, तो वो जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो इक्वल है, मतलब ये है कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल मिला के 300 मार्क्स का आपका जो है वो क्या रहेगा, पेपर रहेगा। क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, डेट मींस कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको जो है दिए जाएंगे, और उनमें से आपको जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। पेपर जो होगा वो ऑफलाइन मोड में नहीं होगा, पेपर आपका अभी तक जो है वो सीबीटी मोड में चल रहा है, बेसिकली मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर जो है वो आपका होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ठीक है, ऑनलाइन आपका पेपर होगा। ठीक है, आपके नियर बाय या थोड़ा आपके शहर से दूसरे शहर में जो है वो सेंटर्स बनेंगे, तो वहां पे जाके आपको जो है वो लैब में, कंप्यूटर लैब से, तो वहां पे जाके आपको पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो पहला तो ये हो गया, पेपर 3 घंटे का है, 180 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है, सबके वेटेज सेम है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और टोटल मार्क्स वो कितने हो गए, 300। ओके, पेपर जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड मिलेगा, एक होगा आपका जनरल पार्ट, एक होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जनरल पेपर जो है, जैसे आप देखिए, आपने मास्टर्स जो है वो किसी बच्चे ने कॉमर्स में किया, किसी बच्चे ने इंग्लिश में किया, किसी ने कंप्यूटर साइंस में किया, किसी ने जो है वो मैनेजमेंट के अंदर किया, तो 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो तो है जी आपके जनरल पेपर, ठीक है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे आपका वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो बेसिकली आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो पेपर नंबर 1 है आपका जनरल पेपर, जो सभी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्या है जी, आपका कॉमन है, पहला तो ये। ठीक है, दूसरा अगर पेपर नंबर 2 की बात करता हूं तो उसके अंदर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और उसमें क्या होगा, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। जैसे कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स का है कोड नंबर 8, मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का है कोड नंबर 17 एक्सेट्रा। अब ये तो हो गया आपका पेपर, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ये नेट का पेपर देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, सर एक बार ये भी बता दीजिए। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसने मास्टर्स कंप्लीट की हुई है विद 55% वेटेज, मतलब अगर वो आपने जो है वो एमकॉम किया या एमबीए किया या किसी भी स्ट्रीम से आपने जो भी अगर पीजी किया है, ग्रेजुएशन के मार्क्स की यहां पे कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे जो है वो देखा जाएगा क्या, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कितने मार्क्स है, प्लस 1 प्लस 2 में आपने क्या किया, बीकॉम में आपने क्या किया, 10वीं में आपने क्या किया, कोई वैल्यू नहीं है। सीधा ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है कि अगर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री जो है वो 55% से क्वालिफाई किया है, राउंड ऑफ में नहीं है, एग्जैक्ट पूरे 55% होने चाहिए, तो आप जो है वो एलिजिबल है नेट का पेपर देने के लिए। अब वो जो आपने मास्टर किया है वो किसी भी मोड से हो, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर हमने तो डिस्टेंस से, बहुत सारी लड़कियां हैं जो दूर दराज के एरिया में रहती हैं, रिमोट एरियाज में रहती हैं, और वो बेचारी जो है उन्होंने बीकॉम तो कॉलेज से कर लिया रेगुलर, लेकिन एमकॉम जो है उन्होंने डिस्टेंस से किया, तो क्या डिस्टेंस वाला पेपर नहीं दे सकता? डिस्टेंस वाला आपने चाहे एमकॉम डिस्टेंस से की हो, चाहे आपने एमकॉम जो है वो रेगुलर मोड से करी हो, यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी कैंपस से करी हो या फिर कॉलेज से करी हो, कोई इसमें बीच में डिफरेंशिएट नहीं है। तो अगर आपने एमकॉम किया चाहे कहीं से भी किया है, 55% अगर आपके मार्क्स है तो आप एलिजिबल हैं। ये कुछ लोग हैं लाइक एससी कैटेगरी, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो इनको जो है वो इनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है 50% का। तो अगर इनके 50% भी है तो ये लोग जो है एलिजिबल है नेट का एग्जाम देने के लिए। तो ये तो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा, अब अच्छा, एक तो ये कि एम को मान लो आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, अगर आपने मास्टर्स का 1 साल कंप्लीट कर लिया तो भी आप पेपर देने के लिए जो है वो क्या है एलिजिबल है। जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट करनी होती है। तो अगर आप एमकॉम परसुइंग भी हैं तो भी आप एग्जाम जो है वो दे सकते हैं और वो वैलिड भी होगा। आगे अब बात करते हैं एज लिमिट की कि किस एज ग्रुप के लोग जो है वो नेट का पेपर दे सकते हैं। तो देखिए, नेट के पेपर के अंदर मैंने आपको बताया कि एक तो है नेट और एक है आपका जेआरएफ। तो नेट बोले तो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में इसको डाला जाता है। तो एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट के लिए कोई एज बाउंडेशन जो है वो नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 35 के, चाहे आप 40 साल के हैं, आप नेट का पेपर देने के लिए जो है वो क्या है एलिजिबल है। लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए सोच रहे हैं, जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपकी एज मैक्सिमम जो है वो कितना होना चाहिए 31 ईयर। ये लेकिन ओनली जो है वो किसके लिए है, मेल्स के लिए है। अगर बात करें फीमेल्स की, अगर बात करते हैं हम एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर की, तो उनके लिए 5 ईयर का साथ में एक्सटेंशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब अगर फीमेल की बात करें, फीमेल कैंडिडेट जो है वो 36 साल तक जेआरएफ के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो उनका जो एज लिमिट जो है वो कितनी है, ओनली 31 ईयर अभी तक। ओके, अटेम्प्ट की कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे 10 बार पेपर दो, कोई इश्यू नहीं है, आप दे सकते हैं।
पासिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, अपना जो नेट का पेपर है, ठीक है, अब जैसे स्कूल के अंदर आप पढ़ते थे तो वहां पे ये था कि 33% नंबर आपके आ गए, कहीं कहीं पे 40% आपके नंबर आ गए तो आप पास हो। यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो बीकॉम किया, एमकॉम किया, तो वहां पे भी बेसिकली यही क्राइटेरिया था, 33% भी अगर आपके जो है वो मार्क्स आ गए तो आप क्या हो, पास हो। कहीं कहीं पे 40% अगर आपके मार्क्स आ गए तो आप क्या हो, पास हो। लेकिन यहां पे जो रिजल्ट बनता है अपने नेट का, वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी। किसके बेस पर बनता है, कैटेगरी के बेस पे। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो यहां पे आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो जो है वो किसके बेस पे, वो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो है या कैटेगरी वाइज आपकी जो वो कट ऑफ आएगी, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के बेस पर। तो यहां पे स्टूडेंट्स का आपस में कंपैरिजन किया जाता है और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज्यादा है तो उनको अपर कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके बेस पर कट ऑफ जो है वो डिसाइड किया जाएगा और उसके बेस पर देखेंगे कि आपका मतलब वो जो कट ऑफ निकल जाएगा उसके बेस पर देखा जाएगा कि आप क्लियर हैं या नहीं है। तो यहां पे ये सिस्टम नहीं है कि अगर आप सोचो कि मेरे तो ओनली 40% मार्क्स आ गया तो मैं तो पास हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मिनिमम जो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो वो बताया गया है कि अगर आपके 40% भी अगर मार्क्स नहीं है एग्रीगेट मिला के दोनों पेपर में तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, इसका मतलब आप यहां पे पहले ही क्या हो गए, फेल हो गए। तो मैंने पासिंग क्राइटेरिया में आपको क्या बताया कि पास कैसे होंगे, मतलब आपका नेट या आपका जेआरएफ जो है क्वालिफाई कब माना जाएगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपकी कैटेगरी वाइज, जो आपकी कैटेगरी वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है उसके ऊपर है। लेकिन मिनिमम आपको 40% एग्रीगेट जो है मार्क्स चाहिए पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 में, तो ये बात ध्यान रखना। वही अगर बात करें एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर, तो इनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया वो कितना है, 35 है। तो जहां यहां पे 40% है, या इनके लिए कितना कर दिया, 35। लेकिन इनकी भी वही कैटेगरी निकलेगी, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आएगा, उसके बेस पर ही डिसाइड किया जाएगा कि कौन बच्चा पास और कौन बच्चा फेल है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सिलेबस का। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वो आपका स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देना। पहली बात अगर मैं बात करता हूं सिलेबस का, तो सिलेबस जो है भाई बहुत वाइड है। पहला तो कोई भी आपको बोले कि नहीं हल्का सिलेबस है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है भाई, सिलेबस बहुत वाइड है। सर आप कैसे कह रहे हो सिलेबस बहुत वाइड है? क्योंकि जो आप अब यहां पे पेपर करने देने वाले हैं उस पेपर के अंदर सब कुछ आने वाला है। क्योंकि अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, देन उसके बाद में आप एलिजिबल है कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और कॉलेज में अगर आपको पढ़ाना है तो इसका मतलब यह है कि आपको बीकॉम का सब कुछ आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। और अगर आपको यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है या एमकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, चाहे कॉलेज में चाहे यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए आपको एमकॉम का सिलेबस भी, मतलब मास्टर डिग्री का सिलेबस भी आना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो आपका नेट का जो पेपर होने वाला है, जो एलिजिबिलिटी आपका टेस्ट है, इसके अंदर आपका, अब देखो बीकॉम या जो भी आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मान लो कॉमर्स से किया या आपने मैनेजमेंट से किया, आपने कुछ भी, अगर आपने जो भी ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से किया, तो आपने नोटिस किया होगा ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के अंदर ही हमारे बेस जो है वो था वो अपना +1 +2 वाला। तो यहां पे जो अपना सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस के अंदर सब कुछ आएगा। उस सिलेबस में +1 +2 का भी आएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको +1 +2 का देखने को मिलेगा। सिलेबस के अंदर आपको ग्रेजुएशन के काफी सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे और सिलेबस में आपको मास्टर डिग्री के जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें पेपर नंबर 1 का, तो वहां पे जनरल एलिजिबिलिटी जो अवेयरनेस है, यहां से भी जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सिलेबस जो है बहुत वाइड है। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं नटशेल में, तो ये है कि आपने बचपन से स्कूल लेवल से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक, मतलब कॉलेज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब जो है वो यहां पे पूछा जाएगा। तो मैंने यहां पे लिख भी दिया कि इन शॉर्ट जो आपने स्कूल लेवल से लेकर आज तक पढ़ा है वो सब आपसे जो है यहां पे पूछा जाएगा। तो सिलेबस की अगर बात करें बहुत ही वाइड है, लेकिन हाँ कवर हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको जो है वो कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअल पढ़ाई करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ताकि अपने को कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना आए। तो पहला तो ये, तो सिलेबस आपको मैंने बता दिया। +1 +2 के भी काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। बाकी आप परेशान मत होइए, अगर आपने +1 +2 अच्छे से नहीं पढ़ा या बीकॉम अच्छे से नहीं पढ़ा या फिर एमकॉम आपने ऐसे ही कर दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेस से करवाएंगे। तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपने +1 +2 में कितना अच्छे से पढ़ा, मुझे मतलब नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को जो है वो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके करवाऊंगा, ताकि जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी बढ़िया कर पाए, जो बेचारा इतना कमजोर है पढ़ाई में वो भी, उसको भी हर चीज प्रॉपर्ली समझ में आए, और जो अबव एवरेज है, इंटेलिजेंट है, उसको भी कोई परेशानी ना आए। तो हम लोग जो है जो पढ़ाई करेंगे वो कॉन्सेप्ट
कंसेप्चुअल पढ़ाई करेंगे बिल्कुल, मतलब हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जो है वो चलेंगे, ताकि अपना बेस जो एकदम स्ट्रॉन्ग बन जाए और उसके बेस पर अपना एक तो पेपर भी पास हो जाए और दूसरा कल को जब हम पढ़ाने जाए तो वहां पे भी अपने को कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, खुद के लिए भी पढ़ना पड़ेगा पेपर पास करने के लिए, और जब आप एक्चुअली पढ़ाने जाओगे कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में तो वहां पे भी पढ़ाने के लिए भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रो बनना पड़ेगा। और वो प्रो बनने की आप जो आपका जो ये बेसिकली जो जर्नी है उसको अभी से स्टार्ट कर दो। आप अब जो पढ़ाई करेंगे अपने लिए वो इतने बढ़िया तरीके से करना कि कल को जब आपको पढ़ाना पड़े तो आपको कोई भी परेशानी ना आए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि जब आप स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाओ पढ़ाने के लिए तो बच्चे ये बोले कि यार इनके जैसा टीचर नहीं देखा हमने। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि जो भी पढ़ो कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ो। तो रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, तो और कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेस बना के जो है आप पढ़ो ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अच्छा जी, अब स्ट्रेटेजी क्या है बेस्ट रिजल्ट के लिए। देखो जी, मैं खुद 2 बार मैंने पेपर दिया, एक बार बीकॉम के बाद दिया था मेरा जीआरएफ फर्स्ट टाइम में, फिर 2017 के अंदर दोबारा मैंने पेपर दिया, फिर दोबारा जीआरएफ है, 2 बार पेपर दिया, दोनों बार मेरा जीआरएफ है। मैंने क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट किया वो उसकी भी डिस्कशन करूंगा। मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हो गए हैं और जो बच्चे अभी मेरे यहां से निकले हैं 700 प्लस स्टूडेंट्स जो है मेरे यहां से क्वालिफाई हो गए। आपके पास जो स्टडी मेट आएगा आप उनमें देखना, स्टडी मेट के पीछे हमारे शाइनिंग स्टार्स की हमने सबकी जो है फोटो लगा रखी है। ये वो बच्चे हैं जिनका 2021 में जीआरएफ निकला था, ठीक है, और ये नेट वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से हर एक बुक के पीछे हमने सभी बच्चों की जो वीडियो भी स्टार्ट होता है तो हमने वहां पे भी जो है वो सभी बच्चों का बता रखा है भाई ये स्टूडेंट का जीआरएफ है, ये स्टूडेंट का जो है नेट क्वालिफाई हुआ हमारे यहाँ से। तो स्टूडेंट से मेरी जो है रेगुलर चर्चा होती रहती है। अब आपने अगर मेरे से कोर्स लिया तो आपसे भी अक्सर बातचीत हो जाया करेगी। तो स्टूडेंट्स का जो सिस्टम है, देखो ना तो हर बच्चा, जो भी बच्चा आप नेट की तैयारी कर रहा है आपको मालूम है, देखो 6% का क्राइटेरिया है, 100 बच्चे जाएंगे तो 6 ही बच्चे पास होंगे, रिमेनिंग बच्चे रह जाएंगे। तो ना तो ऐसे कि हर बच्चा पास होगा, ना ही ऐसा हर बच्चा फेल होगा, लेकिन जो बच्चा पढ़ के जाएगा, जो बच्चा प्रॉपर स्ट्रेटजी को मेंटेन करके जाएगा, जो स्टार्टिंग से तैयारी करके चलेगा, उस बच्चे को जो है वो फेल उनसे मतलब कोई भी उस पर्सन को जो है फेल नहीं कर सकता है। तो वो उसका तो रिजल्ट एकदम एश्योर है, उसका तो जीआरएफ आएगा। उसके लिए 3 चीजें हैं जो आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। मतलब अभी से इन 3 चीजों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो आपको वैसे तो इस पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरी जिंदगी आपको जो है ये तीनों चीजें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। क्या क्या है वो 3 चीजें, उसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगा बेस्ट रिजल्ट के लिए, अगर अपने को जीआरएफ चाहिए तो उसके लिए जो बेस्ट स्ट्रेटजी अपने पास में रहने वाला है वो क्या। सबसे पहला, आप अपना पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कीजिए। सबसे पहला तो ये 100% होल सिलेबस, मतलब 100% के ऊपर आपको जाना है। कुछ भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ के जाएं, क्योंकि देखो अगर अभी मैं आपको बोल रहा हूं पहले, अभी छोड़ के जाओगे, कल को यूनिवर्सिटी में जाओगे, कॉलेज में जाओगे पढ़ाने के लिए तो भी पढ़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो आप यहां पे पढ़ने वाले हो वही चीजें तो आगे जाके पढ़ानी भी है आपको, तो पढ़ना तो पड़ेगा। या तो अभी पढ़ लो या बाद में। अभी पढ़ोगे तो 2 फायदे, पहला फ्यूचर में काम आने वाली है और दूसरा पेपर में काम आने वाली है। और अगर अभी नहीं पढ़ोगे, कैसे तैसे करके पेपर निकाल लिया, लेकिन बाद में जब पढ़ाने जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये बात तो आप ध्यान रखना कि आपको 100% सिलेबस ही करके जाना है। और वो बोलते हैं ना, बी मोर टू गेट मोर, ज्यादा चाहिए तो उसके लिए ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो ये बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिलेबस आपको पूरा का पूरा करके जाना है। अगर आप प्रिपरेशन हाफ हार्टली करेंगे, आधे दिल से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो रिजल्ट भी आधा ही आएगा, समझ रहे हो। और अगर आप प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे तो रिजल्ट भी आपका बहुत बढ़िया आएगा। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। माइकल जॉर्डन ने ये बात बोला था, इफ आई डू प्रिपरेशन हाफ हार्टली देन माय रिजल्ट जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, हाफ हार्टली रहेगा, आधा ही आएगा रिजल्ट। और अगर आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से 100% एफर्ट के साथ करेंगे तो रिजल्ट भी आपका 100% आएगा, ठीक है ना। तो पहला तो यह कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ के जाएं, कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ में आपको जाना है, ठीक है। रोड क्रैमिंग यहां पे बिल्कुल भी जो है वो रोल प्ले नहीं करता है, एक बात ध्यान रखना। पहले 2016 से पहले जो पेपर, 17 से पहले जो पेपर थे वो थे जो रट्टा मार के काम चल जाता था। कुछ चीजें लर्न करने वाली आपने लर्न कर लिया, लेकिन अब जो पेपर आता है वो कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं। तो अब यहां पे बेसिकली क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से जो प्रिपेयर करके चलने हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप है तो कैसा ही बेकार पेपर आ जाए, कितना अच्छा आ जाए, कितना बेकार आ जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपका रिजल्ट एश्योर है। तो लेकिन उसके लिए ये है कि जो भी पढ़ो कंसेप्चुअल पढ़ो, समझ के पढ़ो, कोई भी चीज का रट्टा नहीं मारना, पहला तो ये।
अब अगर आप कंसेप्चुअल नॉलेज लोगे तो उससे दो फायदे मैंने आपको बताए भी है। एक तो पेपर में आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा ये, और दूसरा फायदा आपकी जो टीचिंग जर्नी रहेगी आगे वहां पे बहुत हेल्प मिलने वाली है। मेरे स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो गए, जो अभी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर क्लासेस के दौरान जो आपने पढ़ाया वो चीजें हमको आज भी वो सारी की सारी चीजें सर हमको रिटेन है, हम क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल चीजों को पढ़ा था। और सर हम जब पढ़ाने जाते हैं, लेक्चर लेने जाते हैं, हमको बहुत मदद मिलती है। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगा कि जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप कॉन्सेप्चुअल समझ के हर चीज को पढ़ेंगे। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके आगे खोल दूंगा बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से, ताकि आपको हर एक चीज जो है वो समझ में आए। कोई भी चीज हम रट्टा मार के ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, हर एक चीज को जो है कॉन्सेप्ट उसके क्लियर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ताकि कोई भी परेशानी आपको जो है फेस करनी ना पड़े। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करनी है, क्रैमिंग नहीं करना, अपने को रट्टाफिकेशन ज्यादा नहीं करनी है। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो बेसिकली फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। मान लो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बॉडी, जैसे यूजीसी कब बना, जैसे अगर बात करेंगे एशियान है, वर्ल्ड बैंक है, आईडीबीआई कब बने, तो इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इनके चेयरमैन कौन है वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बट बाकी जो चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट आपके जो है वो क्लियर होने चाहिए आगे। और हमारा जो मेन एम है वो भी यही है। देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूं, आप मेरी कोई भी वीडियो YouTube के ऊपर देख लेना, मैं ये नहीं है कि बस मेरे को सिर्फ आपका पेपर पास कराना है। मेरा मेन एम ही यही होता है कि मैं अपना 100% आपको जो है प्रोवाइड करवा पाऊं। तो मेरा मेन एम ये है कि भाई मैं जितनी नॉलेज मेरे पास में वो सारे की सारी आपको मैं इंपार्ट कर दूं, ताकि आपको फ्यूचर में उससे जो है बहुत हेल्प मिले, ठीक है ना। तो हम पूरी एक्सप्रेशन के साथ में जो है हर एक चीज जो है वो पढ़ने वाले हैं, ताकि फ्यूचर आपका जो है वो सिक्योर हो जाए। पहला तो ये हो गया सिलेबस आपका, तो सिलेबस 100% आपको करके जाना है। सेकंड मेन थिंग जो है वो है जी आपकी रिवीजन। जो बच्चा सिलेबस तो पूरा कर लेगा, लेकिन अगर रिवीजन टाइम पे नहीं करेगा तो आगे सब साफ हो जाएगा। तो वो कहानी हो जाएगी कि आगे दौड़ और पीछे छोड़। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको आगे बढ़ना है, लेकिन पीछे वाली जो चीजें हैं उनको रिटेन करके चलना है। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने जैसे एक यूनिट कंप्लीट कर लिया, तो आप जो है जब नेक्स्ट यूनिट पे आओगे तो पिछली यूनिट को टाइमली बेसिस पे क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे भूले ना हम, ठीक है ना। तो अपने को रिवीजन बढ़िया तरीके से करनी है, रिवीजन टाइमली बेसिस पे करनी है और रेगुलर करनी है। रूटीन में रिवीजन करोगे और जो भी कॉन्सेप्ट हुआ उसको टाइम पे आप क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। अब आपको हम लोग जो है रिवीजन के लिए क्या कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, वीडियोस तो आपको मिलेंगे, जो कंसेप्चुअल वीडियोस है वो सारे के सारे सब्जेक्ट की वो तो मिलेगी। रिवीजन के लिए खास जो है वो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज रिवीजन वीडियो। हम लोग अक्सर यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करवाते हैं, आपने शायद देखी भी होंगी, ये हमारे चैनल है यूट्यूब पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना यूट्यूब पे मोहित शर्मा क्लासेस के ऊपर, वहां पे आप देखना बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आपको जो है वो देखने को मिलेंगी, 2-2 घंटे की, 1.5 घंटे की, ये सब रिवीजन वीडियोस हमने डाली हुई है। तो ये इसमें एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज, हर यूनिट के अंदर जो आपके सेपरेट चैप्टर्स हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए हमारा फर्स्ट यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट का, इसके अंदर टोटल मिला के अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं तो 8 चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है। अब आपको जो ये 8 जो चैप्टर है, इन 8 चैप्टर की भी रिवीजन वीडियो आपको मिलेगी अलग अलग, 8 रिवीजन वीडियो तो वो छोटी छोटी, और फिर एक कंबाइंड रिवीजन वीडियो मिलेगी जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर जो सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब की बार एक खास चीज और है जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, जो हम 2019 में करते थे, फिर बीच में मैंने बंद कर दिया क्योंकि मैंने रिवीजन वीडियो का कॉन्सेप्ट लिया था। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मुझसे जो है रिक्वेस्ट किया कि सर पहले जो आप ऑडियो प्रोवाइड करते थे उससे बहुत हेल्प मिलता है सर, हम लेटे होते हैं तो भी हम अपना लगा लेते हैं ईयरफोन, और सर वो 5 मिनट की एक ऑडियो, उसमें पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है वो हमारा रिवाइज हो जाता है। तो अब की बार एक खास बात और क्या होने वाली है कि हम लेक्चर वाइज ऑडियो जो है वो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये भी आपको मिलेगा। तो रिवीजन के लिए हम लोग आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, आप प्रॉपरली टाइमली बेसिस पर रेगुलर रिवीजन करना, सब कुछ हो जाएगा। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी आपका क्या, एमसीक्यूज, प्रैक्टिस के लिए। अब प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, आपको मैंने बताया था जी, तो पेपर अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो अपने को यही कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया है, बट उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसके लिए अपने को ये सब करके जाना है, ठीक है ना। तो रिवीजन आपको मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे एमसीक्यूज का, उसके लिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन अब की बार एक नई चीज और है, और वो ये है कि हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी अब आपको जो हम प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके एमसीक्यूज भी टाइमली बेसिस पे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हमने एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बना लिया है जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनका, तो जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो आपका रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर हम लोग जो है वो ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको उनका पीडीएफ जो है वो शेयर कर देंगे, ताकि आप जो है जैसे आपने एक चैप्टर किया तो आप जो है जज कर पाओ कि आपको कितना अच्छे तरीके से समझ में है, या उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो चीजें आपको समझ में आ जाए। तो ये सब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप अगर करके जाएंगे अभी ये 7 महीने तक, ये 3 चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, भाई आपको रोक कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी सक्सेस को रोक दे। क्या क्या है, सिलेबस,
दूसरा जो है वो क्या आपकी रिवीजन, और तीसरा जो है वो है क्या आपके प्रैक्टिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस। ये तीनों चीज अगर आप बढ़िया तरीके से करेंगे एकदम टकाटक काम हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो करोगे? हाँ जी, चलो जी। अब सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैंने बताया था कि अपना 2 पेपर है, एक है पेपर नंबर 1, एक है पेपर नंबर 2। दोनों पेपर के अंदर जो है वो 10 यूनिट्स है। पेपर 1 में भी 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार के लिए। ये हमारा पेपर 1 का जो सिलेबस है, एक मिनट रुकिएगा, ये लो जी, ये हमारा पेपर नंबर 2। पहले कॉमर्स की बात करते हैं तो पेपर नंबर 2 कॉमर्स का ये सिलेबस है। कॉमर्स का जो कोड है, कोड नंबर क्या है? 8 है। टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट है? 10 सब्जेक्ट है इसके अंदर विद इक्वल वेटेज। मतलब यहां पे ये जो 10 सब्जेक्ट है, यहां से आपसे 100 क्वेश्चन जो है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे। और कितने आपके सब्जेक्ट है? 10 सब्जेक्ट है। इन 10 की इक्वल वेटेज है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पेपर में सब में से 10 ही क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। किसी में से 8 आ जाएंगे, किसी में से 12 आ जाएंगे, किसी में मान लीजिए 14 क्वेश्चन आ गए तो किसी में से 6 ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम लोग जो है वो हर जो अपना सब्जेक्ट है उसको इक्वल वेटेज के साथ पढ़ेंगे। हर एक सब्जेक्ट को जो है पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ेंगे, ताकि कहीं से कितने ही क्वेश्चन पूछ ले अपने को कोई भी परेशानी बिल्कुल भी ना आए। तो क्या क्या है इसके अंदर? बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपने 10 सब्जेक्ट का, पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, तो उसमें यूनिट नंबर 1 के अंदर है आपका एनवायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस, फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। थर्ड यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। फोर्थ है बिजनेस फाइनेंस का। फिफ्थ यूनिट है बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स का। सिक्स यूनिट है आपका बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम, एंड साथ में एक कॉन्सेप्ट और है किसका? ओबी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। यूनिट नंबर 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। यूनिट नंबर 8 है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। यूनिट नंबर 9 जो है वो है आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का। और यूनिट नंबर 10 है आपका इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब यहां पे ये जो 10 आपके सब्जेक्ट है, ये 10 सब्जेक्ट में से आपसे 100 क्वेश्चन जो पुटअप किए जाएंगे। और ये 10 सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे ना, आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो जिसमें +1 +2 का आएगा। जैसे अकाउंट्स आप पढ़ेंगे तो यहां पे बेसिक भी पूछा जाएगा +1 +2 का। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यहां पे बहुत सारी चीजें आपसे जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की पूछी जाएंगी। अगर बात करते हैं स्टैट्स का, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो आपने +1 के अंदर पढ़े थे, ठीक है ना। अकाउंट्स की बात करें तो वहां पे पार्टनरशिप हो गया, कंपनी अकाउंट्स हो गया, जो आपने बीकॉम में भी पढ़ा है, जो आप लोगों ने एमकॉम में भी, कुछ यूनिवर्सिटीज में एमकॉम में भी होता है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर बात करें रिसर्च, ये रिसर्च जो टैक्टिक्स हैं ये भी यहां पे जो है पूछी जाएंगी। बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, एचआरएम हो गया, ओबी हो गया, ये आपका कॉन्सेप्ट है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप लोगों ने बीकॉम में पढ़ा होगा, आपका एक कॉन्सेप्ट टॉपिक होता होगा बीकॉम में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारी यूनिवर्सिटी में तो था, लेकिन आप में क्या पता किसी और नेम से हो। तो ये टोटल मिला के ये 10 आपके जो है वो यूनिट्स हैं जो अपने को पढ़ के जानी है। हर यूनिट की आपको जो है वो सेपरेट बुक्स मिलेगा। जैसे यूनिट नंबर 1 है बिजनेस एनवायरमेंट इंटरनेशनल बिजनेस का, तो उसका ये हमारा बुक है, ये हमारा बुक है, लगभग कोई 200 पेज की बुक है, ये आपको मिलेगा। इस तरीके से हर यूनिट की, ये हमारा यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एचआरएम ओबी की बुक है, लगभग 320 पेज की बुक है, ये आपको अलग से मिलेगी। ये हमारा जो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का बुक हो गया। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट की सेपरेट बुक आपको आपके जो होम एड्रेस के ऊपर आएगी, ठीक है, तो वही आपको पढ़ के जाना है। हमने 100% सिलेबस इसमें कवर किया है, लेकिन अब की बार खास बात एक और भी है। वो क्या कि मुझे जहां अब मैं जब आपको फ्रेश वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा, तो जहां जहां पे मुझे लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट, मान लो अगर हम पढ़ रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हम इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, वहां पे एक कॉन्सेप्ट आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, और मुझे लगता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ और टॉपिक भी है जो रिसेंट के कुछ आए हुए हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसकी अलग से पीडीएफ आपको हमारे ब्रॉडकास्टिंग के जरिए हम आपको आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जो किताबें हैं ये तो आपको पढ़ के जानी है, और साथ साथ में कुछ भी नई चीजें जो मुझे लगेगा कि जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हैं, वो भी मैं आपको जो है वो टाइमली बेसिस पे, जैसे लेक्चर में आज मैंने कवर कर दिया, तो शाम को व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको कोई भी परेशानी ना आए, आपको ज्यादा नोटिंग करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट ना पड़े। ओके, तो ये सब आपको जो है वो पढ़ के जाना है पेपर के लिए। ये है आपका यूनिट कॉमर्स का जो अपना पेपर नंबर 2 है, उसका ये सिलेबस है। डिटेल डिस्कशन तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज तो अपना एलिमेंट्री हम देख रहे हैं कि क्या क्या है, ठीक है ना। वही अगर बात करते हैं पेपर नंबर 1 की, तो पेपर नंबर 1 के अंदर क्या क्या है, एक मिनट रुकिएगा। ये देखो जी, ये हमारा पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में भी जैसे पेपर नंबर 2 में 10 सब्जेक्ट है, उसी तरह से पेपर नंबर 1 के अंदर भी आपकी जो है वो 10 यूनिट्स हैं। इनका भी डिटेल डिस्कशन जो है वो पेपर 1 की जब फर्स्ट वीडियो करेंगे तो वहां पे करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक बार आप देख लीजिए 10 जो यूनिट है वो किनकी, वो उसमें क्या है। तो पेपर 1 में टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। ओके, इसके अंदर जो आपके
यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो एक तो है आपका यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट 3 है कॉम्प्रिहेंशन जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग बोलते हैं, यूनिट 4 है कम्युनिकेशन का, यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड का, यूनिट 6 आपका लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 है डेटा इंटरप्रिटेशन जो मैथमेटिकल यूनिट है। इसके अंदर बेसिकली जो है वो एक टेबल या फिर एक पाई चार्ट या फिर कोई भी एक सर्कल आपको दे दिया जाएगा और उसके बेस पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। यूनिट 8 जो है वो है आपका आईसीटी कंप्यूटर की है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। यूनिट 9 जो है वो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का, इसके अंदर बेसिकली साइंस के कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। और यूनिट 10 जो है वो है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम का। तो जिस तरीके से पेपर नंबर 2 में 10 सब्जेक्ट है उसी तरीके से पेपर नंबर 1 के अंदर भी जो है वो 10 सब्जेक्ट है। कैसे कैसे कवर करेंगे वो सब फर्स्ट वीडियो जो पेपर 1 की करेंगे वहां पे डिसाइड कर लेंगे, पूरा रोड मैप आपको मिल जाएगा। और जो फर्स्ट वीडियो पेपर नंबर 2 की जो हम कल स्टार्ट करेंगे उसमें आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो क्या करना है, कवर करना है। मैंने आपको बता दिया सिलेबस में क्या क्या है, आपको मैंने ये भी बताया स्ट्रेटजी क्या रहेगा। तो 3 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, वो 3 चीजें अगर आप इन 7 महीने तो करोगे पेपर तो पास होगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं लाइफ में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको जो चीजें अब आप क्लासरूम में कवर करोगे। क्योंकि बहुत देखो मैं ऐसे अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बाकी आप वीडियो लगाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ना मैं ये बोल रहा कि और मुझसे खराब पढ़ाते हैं, नहीं। हर एक पर्सन का, हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। हर एक पर्सन जो अपने आप में जो है वो दी बेस्ट है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे एक एवरेज स्टूडेंट रहा था, बाद में जाके होशियार हो गया मैं, लेकिन स्कूल टाइम में एक एवरेज स्टूडेंट रहा था। इसीलिए मेरी जो एक मेंटेलिटी है वो ये है कि मैं यही देखता हूं कि मेरे जैसे स्टूडेंट को अगर पढ़ाना पड़े, इसका मतलब जिसको बेसिक चीजें भी पहले से नहीं पता थी, बाद में जाके सब कुछ हमने देखा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने बीकॉम भी कर लिया, एमकॉम भी कर लिया, बट वो नॉलेज उनके पास में नहीं है। बहुत बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि यार प्लस 1 प्लस 2 का हमको ढंग से आता नहीं है, वहां पे तो हम रेक्टिफिकेशन करके पास हो गए, लेकिन अब आगे पढ़ाने जाओगे तो वहां पे कंसेप्चुअल पढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश हमेशा यही करता हूं कि मैं बिल्कुल बेस से करवाऊं कि वो बच्चा जिसने बीकॉम अच्छे से नहीं किया, जिसने प्लस 1 प्लस 2 अच्छे से नहीं किया, जिसने जो है मास्टर डिग्री अच्छे से नहीं किया, तो उसको जब वो आगे पढ़ाने के लिए जाए तो कोई परेशानी ना आए। तो बढ़िया तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को जो है वो हम लोग क्लियर करते चलेंगे। फर्स्ट वीडियो जो कल आएगा उसमें आपको दिख जाएगा क्या डिफरेंस है। हर एक चीज को चार्ट के फॉर्म में हम करेंगे, ग्राफिकली डायग्रामेटिकली हम चीजों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो और भी उनका क्लैरिटी लेवल जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और जो भी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी, जो भी मुझे लगेगा कि हाँ ये पीडीएफ में कुछ दम है या फिर मुझे ये लगेगा ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक के अंदर कवर नहीं, वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि बुक्स में हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने जो है वो डाल दिया। फिर भी अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज थोड़ी नई है, ये होनी चाहिए, तो वो अलग से उसका पीडीएफ जो है वो आपको आपके व्हाट्सएप जो नंबर है उसके ऊपर हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जो है आपको जरूरत नहीं है। ओके जी, तो ये सब है सिलेबस के बारे में, आपको मैंने सब कुछ बता दिया। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में हमने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ हमने ये देख लिया कि 7 महीने अपने को क्या करना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नेट का पेपर क्या होता है, पास कैसे होते हैं, कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, ये सब चीजें हमने आज की क्लास में क्लियर कर ली है। तो फर्दर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो जो भी आपके क्वेश्चन या आपकी क्वेरी है तो हम उसको सोल्व कर देंगे। ओके जी, बाकी नया बैच जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है जून 2023 के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई हम लोग शुरू करेंगे। बाकी डेमो के लेक्चर कल से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनको देखना, फिर आप जज कीजिएगा कि क्या जो हम लोग आपको बोल रहे हैं वो चीज आपको समझ में आ रही है नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ यार सर में दम है और जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे बहुत हेल्प करेगा पेपर के लिए, फिर आप जो है ज्वाइन कीजिएगा। ओके, बाकी डेमो के लेक्चर आ ही रहे हैं कल से, तो आप उनको देखना। ओके जी, बाकी कोई भी अगर क्वेरी हो आज के कॉन्सेप्ट से लेके तो वो भी आप जो है कमेंट करके बताइएगा, तो हम जरूर आपको जो है इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे। ओके जी सर, चलो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। लेक्चर नंबर जो सेकंड रहेगा हमारा, अब हम पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, तो वहां से हम लोग जो है वो शुरुआत करेंगे। तो वहां से आप देखना कि नॉलेज जो आपने अभी तक पढ़ा और जो अब हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके जी सर, चलो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।